Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me डॉक्टर बीराली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपसे बात करेंगे हम एक बहुत अहम टॉपिक पर कि जब आपने प्रेगनेंसी में रोजे रखने का डिसाइड करना है तो किन बातों का आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने रमजान के रोजे रखने हैं तो आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आपने सहरी में क्या खाना है, आपने इफ्तारी में क्या लेना है, कितनी फूड की रिक्वायरमेंट है, कितना आपको लिक्विड चाहिए और इसके अलावा कौन कौन सी फूड्स ऐसी हैं जो कि आपने लाजमी लेनी है। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी में रोजे रखना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सबसे पहले जब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने अपनी इस प्रेगनेंसी में रोजे रखने हैं कि नहीं, तो एक बार आपने अपनी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। आपकी डॉक्टर आपकी प्रॉपर इवेलुएशन करेंगी। इस इवेलुएशन में आपकी हिस्ट्री आ जाती है, आपके साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं जिनसे उनको आइडिया होगा कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका एनर्जी लेवल कितना है और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। और इसके अलावा वो आपके कुछ नेसेसरी टेस्ट परफॉर्म करेंगी आपको रोजों का अलाउ करने से पहले, जिसमें आपका हाई ब्लड शुगर लेवल का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपको आपकी जो खून की कमी होती है उसके टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि ऐसी कोई कंडीशन ना हो जो कि रमजान के रोजे रखने से मजीद वर्स हो सके। तो अगर आपके टेस्ट भी ठीक आते हैं, आपको कोई खास प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नहीं आ रहे, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो आप रमजान के रोजे रख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने अपनी न्यूट्रिशन प्रॉपर रखनी है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन की यही कोशिश होती है कि वो रमजान के रोजे ही रखें, क्योंकि जब उनको बाद में पूरे करने पड़ते हैं रोजे तो वो मुश्किल हो जाता है। वो कहती हैं कि अभी तो सारी फैमिली रोजे रख रही है तो हम भी साथ रोजे रख लेते हैं, बाद में अकेले रोजे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको गो हेड दे जाती हैं और इसके अलावा आपकी खुद की हालत भी ठीक है, क्योंकि ये वेरी करता है लेडी टू लेडी, और इसके अलावा ये एक लेडी की मुख्तलिफ प्रेगनेंसीज में भी उसकी कंडीशन वेरी कर रही होती है। जैसे किसी एक प्रेगनेंसी में उसका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद की किसी प्रेगनेंसी में उनको कोई शुगर का मसला आ सकता है या फिर उनकी खून की कमी आ सकती है, जिसकी वजह से रमजान के रोजे उनके लिए टफ साबित हो सकते हैं। तो अगर बिल्कुल ठीक ठाक हालात जा रहे हैं, प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ है और टेस्ट भी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने भी अलाउ कर दिया है, तो आप रमजान के रोजे रख सकती हैं। तो न्यूट्रिशन का आपने प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है और इसके लिए हम आपको आज का कुछ डाइट प्लान बताएंगे कि रमजान में आपने सहरी और अफ्तारी में क्या क्या लेना है। तो रोजा रखने के बाद आपका जो डाइट प्लान है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं। तो अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपने बात याद रखनी है कि आपने फॉलिक एसिड रिच फूड लेनी है। तो इसके अलावा आपने फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट भी लेना है और ऐसी डाइट आपने लेनी है जो कि ज्यादा दूध हजम हो, बड़ी आसानी से आपको हजम हो जाए। इसमें रोटी और चावल, खिचड़ी और इसके अलावा सैलड्स भी आ जाते हैं और फ्रूट्स भी आ जाते हैं। तो रोटी, चावल और इसके अलावा जो खिचड़ी जैसी चीजें होती हैं इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने से क्या होता है कि ये चीजें आपको बहुत स्लो एनर्जी रिलीज करती हैं और सारा रोजा आपका एनर्जी के साथ गुजर जाता है। और अगर आप यही सिंपल कार्ब्स लेंगे तो सिंपल कार्ब्स की ब्रेकडाउन बहुत आसानी से हो जाती है और वो फौरन हजम हो जाती हैं और आपको थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लग जाती है। तो ऐसी चीजें आपने लेनी हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं आपने, और इसके लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा अच्छी है। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। फ्रूट चाट आपके लिए बेस्ट है और इसके अलावा सैलड्स भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनमें फाइबर होता है और ये भी आपको आपका जो नौसिया वॉमिटिंग होता है उसको बेहतर करती है। तो आपने इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अफ्तारी का जो टाइम होता है ना, उसमें आपने फ्राइड आइटम से अवॉइड करना है। ये जो फ्राइड आइटम्स होते हैं इनमें ट्रांस फैट होती है,
जो कि बुरी फैट होती है। ये जो ट्रांस फैट होती है ये आपके स्टमक को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होती है। जो स्टमक की जो एसिडिटी होती है वो इन ट्रांस फैट से ज्यादा हो जाती है। तो सारे दिन का भूख का प्यासा रहने के बाद आपका स्टमक बहुत श्रिंक हुआ होता है। तो उस श्रिंक हुए स्टमक के ऊपर जब आप इस तरह का कोई फ्राइड आइटम खा लेते हैं तो एकदम से एसिडिटी हो जाती है आपको और आपका स्टमक डिक हो सकता है। तो आपने इन चीजों से बचना है। और पानी जो आपने लेना है वो आपने सादा पानी भी ले सकती हैं। प्लेन वाटर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इससे नोजिया और वॉमिटिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप पानी में कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकती हैं। अब इस फ्लेवर के ऐड करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने इसमें कोई जामे शीनी या रूह अफ़ज़ा का ही इस्तेमाल करना है। आप इसमें नींबू पानी बना सकती हैं जिसमें शुगर बहुत लो रख के आप इसमें नमक ऐड कर सकती हैं ताकि आपको एक तो फ्लेवर मिले, आपके लिए पानी पीना आसान हो और सारे जो नमकियात की कमी होती है सारे दिन में जो कि आपको स्वेटिंग के जरिए भी हो सकती है और जो इसके अलावा वैसे भी आपके लॉसेस होते रहते हैं तो वो आपकी एकदम से पानी पीने से पूरी हो जाए। तो ऐसा पानी आपने अपने लिए तैयार करना है। और आपके पानी की रिक्वायरमेंट रमजान में है 12 से 14 ग्लास इन 24 आवर्स। तो 12 से 14 ग्लास आपने गिन के पूरे करने हैं कि आपने एक इफ्तारी से लेके अगली सहरी तक इतने ग्लास पानी के पीने हैं। अब आपके लिए एक और ऑप्शन है लिक्विड का और वो है लस्सी। अब लस्सी जो आपने लेनी है वो आपने बहुत थिक किस्म की गाढ़ी लस्सी नहीं लेनी क्योंकि अगर वो गाढ़ी लस्सी होगी तो वो काफी देर तक आपका स्टमक फिल रखेगी। तो इसके बाद आप फिर कुछ और नहीं ले सकते, कुछ खाया नहीं जाता और आपका स्टमक काफी देर तक फिल रहता है। तो आपने ख्याल ये रखना है कि आपने जो लस्सी होगी वो थिन करके लेनी है। ये थिन करके लस्सी लेने से फायदा ये होता है कि आपको मिनरल्स भी मिलते हैं, इसमें कैल्शियम भी होता है और लिक्विड भी चला जाता है आपके स्टमक में और ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती आपके स्टमक को इसको डाइजेस्ट करने में। तो ये था आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का डाइट प्लान। अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने आयरन रिच फूड लेनी है क्योंकि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है इसके स्टार्ट से ही आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि न्यूरल ट्यूब सिस्टम सारा डेवलप हो चुका होता है। तो आयरन रिच फूड में क्या क्या आ जाता है, रेड मीट आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो आपने इसके अलावा सेब का भी इस्तेमाल करना है। फलों में सेब में आयरन बहुत ज्यादा होता है, खजूर में भी आयरन ज्यादा होता है, लेकिन याद रहे खजूरें आपने बहुत ज्यादा नहीं खानी, 3 खजूरों से ज्यादा आपने नहीं लेनी एक दिन के अंदर। और इसके अलावा आपने सैलड्स जब बनाने हैं या फ्रूट चाट जब बनानी है तो आपने उसमें सुर्ख लोबिये का इस्तेमाल करना है, इसमें भी आयरन का कंटेंट काफी होता है। और इसके अलावा आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है और पालक उसमें बहुत ही फायदेमंद है। जो भी सालन बनाए आप उसमें धनिए का इस्तेमाल करें। तो इन चीजों के इस्तेमाल से आपकी आयरन की इंटेक ज्यादा होगी। तो जो आपने मीट लेना है वो आप कोई कलेजी ले सकती हैं, मटन ले सकती हैं। तो जो भी आपने मीट लेना है वो जरूरी नहीं कि आपने उसको कड़ाही की फार्म में भून के और घी डाल के बहुत ज्यादा इस तरह का बनाना है। आपने अपने लिए लाइट खाने बनाने हैं, आप उसको बॉईल करके सीजन कर सकती हैं, उसमें मसाले थोड़े बहुत ऐड कर सकती हैं, काली मिर्च ऐड कर सकती हैं। तो आपने बहुत ज्यादा इसको हैवी नहीं बनाना, आप इसे स्टेक बना सकती हैं, इनके शामी कबाब बना सकती हैं। सालन बनाना है तो बहुत हल्का ऑयल रख के आपने सालन लेना है ताकि आपको आपकी बॉडी में मीट की ग़िज़ाइयत जाए। रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में मीट लाजमी लेना है। और इसके अलावा आपने विटामिन सी की इंटेक ज्यादा करनी है, जैसे कि आजकल मौसमी का मौसम है और इसके अलावा माल्टे भी मौजूद हैं। तो इन फलों का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है। और लीमू पानी अगेन इस ट्राइमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अपनी फूड में जितना भी आयरन लेना है वो सारे का सारा
विटामिन सी से एब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन में आपने विटामिन सी रिच फूड लेनी है। अगेन पानी की रिक्वायरमेंट 12 to 14 ग्लासेस है। इससे अगर आप कम पानी लेंगी तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। रोटी चावल आप ले सकती हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड से आपने चावल की इंटेक कम करनी है और इसके अलावा मीठा भी कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है नेचुरली ही। अगर आपको शुगर नहीं भी है तो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हाई होता है। तो चावल लेने से या शुगरी चीजें लेने से आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है। तो मीठे जो ड्रिंक्स होते हैं उनसे भी अवॉइड करें, और जो मीठी चीजें होती हैं, डिजर्ट्स बनते हैं, उनसे भी अवॉइड करना है आपने। अब थर्ड ट्राइमेस्टर के डाइट प्लान की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर एक क्रिटिकल टाइम है। वैसे तो हम कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में आप रोजा ना ही रखें, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में काफी मुश्किल हो रही होती है। आपकी जो स्टमक होता है वो कभी भी पूरा फिल नहीं होता, ना सहरी के टाइम और ना अफ्तारी के टाइम। बहुत कम कैपेसिटी रह जाती है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई होती है कि आपका जो स्टमक होता है वो कभी भी पूरी तरह भर के आप खाना नहीं खा सकते। तो थोड़ी न्यूट्रिशन के साथ सारा रोजा गुजारना बहुत मुश्किल होता है। आपकी बेबी की मूवमेंट कम हो सकती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, लेकिन अगर आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में रोजा रखना है तो आपने सहरी वैसे ही करनी है जैसे आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में बताया गया था। दही का इस्तेमाल करना है आपने, और इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में चाहे वो सहरी हो या चाहे वो अफ्तारी हो, तो आपने पोर्शंस बना लेने हैं अपनी डाइट के। आपका आयरन का पोर्शन होना चाहिए, आपका मिल्क का पोर्शन होना चाहिए, आपका प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, जिसमें मटन भी आ जाता है, एग आ जाता है, या डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो ऐसे आपने पोर्शंस में फूड लेनी है, और इसके अलावा आपने अपने पानी की इंटेक भी पूरी करनी है। सादा पानी नहीं पिया जाता तो अगेन आप फ्लेवर्ड मिल्क ले सकती हैं, फ्लेवर्ड पानी ले सकती हैं, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने अफ्तारी करनी है तो कभी भी आपने बहुत ज्यादा पानी एक साथ नहीं पी लेना। तो 2 ग्लास भी आपने इकट्ठे पानी के नहीं पीने, क्योंकि अगर स्टमक श्रिंक हुआ होगा और आपने इकट्ठे 2 ग्लास पानी के पी लिए, प्यास अगर बहुत ज्यादा लग रही थी, तो एकदम से सारे एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे। जब आप नेक्स्ट फूड लेंगे तो आपकी फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकेगी। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने छोटे छोटे मील्स लेने हैं, पेट भर के पूरा खाना आपने नहीं खाना, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने खाना खाना है। सिप बाय सिप आपने वाटर लेना है, ताकि किसी भी चीज की ओवर इनटेक ना हो। तो इस तरह से आपने बैलेंस न्यूट्रिशन लेनी है, अपने मील स्पेस आउट करने हैं, आपने मीट लेना है, फूड्स ऐसी लेनी है जो कि एनर्जी स्लो रिलीज करें, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोटीन्स में मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा अंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा फ्रूट के फ्रेश जूसेस जो होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चाय का, कॉफी का इस्तेमाल आपने कम करना है। अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है तो आप 1 से 2 कप पी सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और इसके अलावा खाना खाने के बाद, जैसे कि अफ्तारी करती हैं या सहरी करती हैं, डायरेक्ट आपने बेड पे नहीं जाना, आपने कुछ वॉक करनी है 15 से 20 मिनट की, ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए और फिर आप रेस्ट कर सकती हैं, लेट सकती हैं। तो ऐसी चीजें ही आपने लेनी है। ब्राउन राइस ऐसे होते हैं जो कि काफी देर तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बगैर छने आटे की रोटी आपको काफी फायदा दे सकती है। तो ये था डाइट प्लान जो कि आपने रमजान में फॉलो करना है। अगर आपके माइंड में डाइट को लेके ड्यूरिंग रमजान कोई भी क्वेश्चन है और किसी भी चीज का आप पूछना चाहती हैं तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।